एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोटिवेशन, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, टाइप्स, पैराडाइम्स एंड फैक्टर्स। अब इसमें लास्ट क्लास में मैंने जैसा कि आपको कहा था कि हम लोग थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन पढ़ेंगे। जैसे कुछ पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट ने मोटिवेशन को लेकर कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं। अभी तक हम लोग ने लास्ट क्लास में हम लोग पैराडाइम्स पढ़ रहे थे। अब आज हम लोग थ्योरीज पढ़ेंगे स्पेसिफिक। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को मनोवैज्ञानिकों ने दो पार्ट में बांटा है। जैसे कंटेंट थ्योरीज, यानी एक को कंटेंट थ्योरी कहा है। कंटेंट थ्योरी का मतलब क्या है कि व्हाट मोटिवेट्स, यानी किसी भी इंसान को क्या प्रेरित करता है, क्या मोटिवेट्स करता है, मतलब कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है किसी भी इंसान को, कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है। यानी यहाँ पर जो है कंटेंट थ्योरी बात करती है क्या की, व्हाट, ठीक है। और प्रोसेस थ्योरी क्या है, हाउ समवन मोटिवेट्स, यानी कि प्रोसेस थ्योरी कहती है कि लोग कैसे मोटिवेट होते हैं, हाउ, यानी कि कंटेंट थ्योरी व्हाट यानी क्या का जवाब देती है, और प्रोसेस थ्योरी हाउ कैसे का जवाब देती है, यानी लोग कैसे मोटिवेट होते हैं, ये प्रोसेस थ्योरी बतलाती है। और क्या मोटिवेट करता है लोगों को, ये कंटेंट थ्योरी कहलाती है। जैसे कहावत है कि इफ़ एन एग इज़ ब्रोकन बाई आउटसाइड देन लाइफ एंड्स, यानी अगर कोई अंडा जो है बाहर से फूटता है तो लाइफ क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, उसकी लाइफ ख़त्म। लेकिन अगर वही अंडा अंदर से क्रैक होता है तो एक नए जीवन की शुरुआत होती है। चूजा निकलता है अंडे से। अगर वो अंडा अंदर से फूटा है तो वो चूजे का जन्म होता है, लेकिन वो अंडा बाहर से फूट गया तो लाइफ यानी जीवन का अंत हो जाता है। अब देखिए क्या है, कंटेंट थ्योरीज में किसकी किसकी थ्योरीज को रखा गया है। सबसे पहले रखा गया है आपका मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, फिर सेकंड है हर्ट्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, उसके बाद है मैकक्लेलैंड्स थ्री नीड्स थ्योरी, फोर्थ है आपका मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, फिफ्थ है एल्डरफर्स ERG थ्योरी, और सिक्स है म्यूज मोटिवेशन थ्योरी। इसके अलावा एक दो थ्योरियाँ हैं, उसको बीच में मैं डिस्कस करूँगा। प्रोसेस थ्योरी में किसी किसी थ्योरी को रखा गया है एडम्स इक्विटी थ्योरी, व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, थर्ड है टेलर्स मोटिवेशन थ्योरी, फोर्थ है बेंडूरास सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी नेक्स्ट है, और लास्ट है आपका लॉकीज गोल सेटिंग थ्योरी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो थ्योरीज़ हैं बेंडूरास और स्किनर, इनकी थ्योरीज़ आप लोगों को पता ही हैं, यहाँ मैं डिस्कस नहीं करूँगा। साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ, इन सारी थ्योरीज़ को केवल हम लोग संक्षेप में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डिटेल में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके जैसे कह लीजिए नाम पूछ लिया जाता है कि टू फैक्टर थ्योरी किसकी दी गई है, या फिर थ्री नीड्स थ्योरी किसने दी है, या फिर थ्योरी एक्स एंड वाई किसकी है, या फिर एल्डरफर्स की जो ERG थ्योरी है या ERG थ्योरी किसने दी है, या ERG थ्योरी में ERG का फुल फॉर्म क्या है, इस टाइप का पूछा जा सकता है। क्योंकि टाइम की हमारे पास शॉर्टेज भी है, टाइम ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए जो है कि यहाँ पर हम लोग इसको संक्षेप में डिस्कस करेंगे, और जो थ्योरी पहले से डिस्कस कर चुके हैं उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। जैसा कि स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी है आपकी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी मैंने पिछली लास्ट क्लास में बता दी है, ठीक है। गोल सेटिंग थ्योरी भी मैंने लास्ट क्लास में बता दी है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार वहाँ से जाकर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, उसे देख सकते हैं। तो जैसे अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोटिवेशन थ्योरी में जो कंटेंट थ्योरी है ये फोकस किस पे करता है। तो कंटेंट थ्योरी का जो फोकस होता है फैक्टर्स विद इन द पर्सन, यानी किसी इंसान के अंदर कौन कौन से कारक हैं जो उसको मोटिवेट करते हैं, और द नीड्स दैट मोटिवेट पीपल, और वो आवश्यकताएं जिन आवश्यकताओं से इंसान जो है प्रेरित होता है, ठीक है। अब प्रोसेस थ्योरी में देखिए क्या है, प्रोसेस थ्योरी क्या करता है, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड एनालाइज हाउ बिहेवियर इज, जैसा शुरुआत मैंने बताया, यानी कि पर्सन कैसे एनर्जाइज्ड होते हैं, यानी बिहेवियर आपका कैसे एनर्जाइज्ड होता है, कैसे आप ऊर्जावान होते हैं, कैसे निर्देशित होते हैं, डायरेक्टेड कैसे होते हैं, सस्टेन्ड कैसे बने रहते हैं, और स्टॉप्ड कैसे रुक जाता है। तो कंटेंट मोटिवेशन थ्योरी में देखिए, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ की बात करें तो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी है, एल्डरफर्स ERG थ्योरी है, हर्ट्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी है, और मैकक्लेलैंड्स लर्न नीड्स थ्योरी है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी।
जैसा कि मैं शुरुआत में ही आपको बता रहा हूँ कि इस थ्योरी का जो है मैंने अलग से पूरा वीडियो बहुत पहले ही बना रखा है, तो आप वहाँ से जाकर इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर केवल हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स की। तो देखिए मैस्लो की जो थ्योरी है उसे हम लोग नीड हायरार्की अप्रोच भी बोलते हैं, या ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ह्यूमनिस्टिक यानी मानवतावादी उपागम, है ना, या फिर आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। इसमें क्या है देखिए, असेटिस्फाइड नीड सीजेस टू मोटिवेट, यानी कि अगर आपकी जो आवश्यकताएं हैं सेटिस्फाइड हैं तो आप इससे मोटिवेटेड होते हैं। और अनसेटिस्फाइड नीड्स कैन कॉज फ्रस्ट्रेशन, यानी कि जो आपकी आवश्यकताएं हैं अगर वो अनसेटिस्फाइड हैं, पूरी नहीं हो रही, तो इससे आपके अंदर क्या है, फ्रस्ट्रेशन यानी कुंठा, कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष और स्ट्रेस तनाव का जन्म होता है। ठीक है, people have a need to grow and develop they strive to move up the hierarchy। अब ये क्या है, इंसानों की जरूरत क्या पड़ती है, वो मूव अप हो इस हायरार्की में, धीरे धीरे मोटिवेट होते होते, ताकि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज में पहुंच जाएं। तो जैसा कि मैस्लो ने अपनी थ्योरी में पांच अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें जो लोअर लेवल, जो नीचे की दो हैं वो लोअर लेवल नीड्स कहा है उन्होंने, निम्न आवश्यकताएं कहा है, और जो अपर लेवल नीड्स है उसे उच्च आवश्यकताएं कहा है। तो लोअर लेवल नीड्स में अगर हम मोटी बात करें तो देखिए, जो फिजियोलॉजिकल नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड में आपका क्या आता है, ब्रीदिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप, होमियोस्टेसिस और एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब मल मूत्र त्याग करना। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी लोअर लेवल नीड्स हैं। ठीक है, और इसमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका फूड और थर्स्ट, उसके बाद आता है सेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जब आपकी ये लोअर लेवल नीड्स फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो जाता है, आप इसे फुलफिल कर लेते हैं, तो आपका आता है सेकेंड लेवल पे सेफ्टी मतलब सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, मोरालिटी ऑफ द फैमिली, ऑफ हेल्थ, ऑफ प्रॉपर्टी, यानी इन सब चीज़ों की ओर हम बढ़ते हैं। जब हमारी ये नीड पूरी हो जाती है तो हम आते हैं लव बिलोंगिंग पर, यानी कि फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी, ये सारी चीज़ों पर हम पहुंचते हैं। उसके बाद चौथा है हमारा स्टीम का मतलब सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, रिस्पेक्ट बाय अदर्स, इसकी इच्छा हमें होती है। ये सारी चीज़ें मिलने के बाद पांचवी चीज़ है हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं, और ये जो है टॉप लेवल की अवस्था है मैस्लो की। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब अगर हम अपने धर्म के अनुसार बात करें, जैसे भागवत में कहा गया है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाना ही क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है इन द टर्म ऑफ मैस्लोज। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है, मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रीजुडिस, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स। तो ये है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। अब नेक्स्ट थ्योरी की हम बात करेंगे। सेकंड थ्योरी आपकी हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। तो हर्ट्जबर्ग का जो सिद्धांत है, इनके सिद्धांत को टू फैक्टर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, अ कंटेंट थ्योरी विद टू मोटिवेशन फैक्टर्स, यानी कि ये कंटेंट थ्योरी है जिसमें अब प्रेरक के दो कारक होते हैं। पहला कारक जो है डिससेटिस्फायर एंड सेटिस्फायर्स या हाइजीन फैक्टर्स, यानी कि संतुष्टि और असंतुष्टि, या जिसे हम लोग हाइजीन फैक्टर या हाइजीन कारक भी कहते हैं, ये है। इसीलिए देखिए हर्ट्जबर्ग की थ्योरी को सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन थ्योरी भी कहा जाता है। अब देखिए हाइजीन फैक्टर्स क्या होते हैं, जो हाइजीन फैक्टर्स हैं, यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय को, किसी इंसान को गुड सैलरी मिल रही है, जॉब है, उस जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, वर्किंग कंडीशन गुड है, स्टेटस अच्छा है, कंपनी प्रोसीजर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें जो है हाइजीन फैक्टर में आता है और उसकी ग्रोथ और मोटिवेशन को और ही ज़्यादा ऊपर ले जाता है। सेटिस्फायर्स मोटिवेटर्स, यानी दूसरा जो है आपका दूसरा फैक्टर जो है इंट्रिंसिक कंडीशन, यानी किसी भी एम्प्लॉय की या इंसान की इंट्रिंसिक कंडीशन क्या है, कैसी है, जैसे द जॉब कंटेंट क्या है, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ क्या है। तो ये है, जैसे ये सारी चीज़ें हैं टू फैक्टर में। तो हर्ट्जबर्ग्स मोटिवेशन थ्योरी में जैसे कि मैंने बताया, डिससेटिस्फैक्शन एंड डीमोटिवेटेड अगर आप हैं, उसके बाद क्या है, नॉट डिससेटिस्फैक्शन बट नॉट मोटिवेटेड, यानी न्यूट्रल कंडीशन होती है। और अगर पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन है एंड मोटिवेशन है तो ये हायर लेवल का कंडीशन है। तो हाइजीन फैक्टर जैसे कि मैंने बताया, क्या इसमें क्या क्या आएगा, वर्किंग कंडीशन है, सैलरी है, पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप एट वर्क और सिक्योरिटी है। ठीक है, यानी पुअर फैक्टर्स में डिस्ट्रॉय मोटिवेशन बट इम्प्रूविंग देम विल नॉट इम्प्रूव मोटिवेशन मोस्टली। जो अगर आप फैक्टर्स पुअर हैं तो वो आपके मोटिवेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब देखिए मोटिवेशन एजेंट्स क्या हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, प्रोफेशनल ग्रोथ है और रिकॉग्निशन है। द वर्क इटसेल्फ मोटिवेट्स पीपल, यानी कि कार्य खुद में लोगों को मोटिवेट करता है। तो ये हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी है, जिसे हम हाइजीन थ्योरी भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा, जो अलग अलग नाम है थ्योरीज के।
जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइजीन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो वो भी हर्ज़बर्ग की द्वारा दी गई है। और टू फैक्टर थ्योरी किसकी है, वो भी हर्ज़बर्ग की है। तो टू फैक्टर क्या है, एक तो डिससेटिस्फायर और सेटिस्फायर, और दूसरा है सेटिस्फायर्स मोटिवेटर्स। ठीक है, तो ये हर्ज़बर्ग की थ्योरी है दूसरी थ्योरी। अब नेक्स्ट थ्योरी है आपकी थ्योरी नंबर 3 है मैक्लीलैंड्स लर्न नीड थ्योरी। यानी कि जो अगर क्वेश्चन मान लीजिए पूछा जाता है लर्न नीड्स थ्योरी या अधिगम आवश्यकता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है मोटिवेशन का, तो मैक्लीलैंड्स के द्वारा दिया गया है। अब इन्होंने क्या बताया, देखिए मैक्लीलैंड्स ने ये बताया है अ नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दैट आउटलाइंस द कंडीशन अंडर विच। इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं। देखिए जैसा कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, मैक्लीलैंड्स बिलीव्स नीड्स आर एक्वायर्ड फ्रॉम कल्चर। यानी कि मैक्लीलैंड का क्या कहना है कि जो नीड्स हैं यानी कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो कल्चर एक्वायर्ड फ्रॉम कल्चर से एक्वायर होती हैं। जैसे इन्होंने मुख्यतः 3 चीज़ें देखिए बताई हैं। तीन कंडीशन कौन कौन सी बताई हैं मोटिवेशन की। नीड फॉर अचीवमेंट, जिसे इन्होंने एन एक् कहा है। देखिए यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्। एन एक् का मतलब क्या है, अचीवमेंट, या एन एच कह लीजिए अगर जैसा भी आपको सही लगे। सेकंड इन्होंने बताया है नीड फॉर एफिलिएशन यानी एन एफ, इसको शॉर्ट में लिख दिया है। थर्ड बताया इन्होंने नीड फॉर पावर, यानी अगर किसी भी इंसान की ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो वो हमेशा मोटिवेट होता रहता है अपनी लाइफ में। यानी कि व्हेन अ नीड इज स्ट्रांग देयर इज अ मोटिवेशन टू यूज बिहेवियर दैट नीड्स टू इट्स सेटिस्फैक्शन। यानी अगर आपकी नीड्स जो है आवश्यकताएं स्ट्रांग है तो आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है काफ़ी हाई होगा। ठीक है, तो ये इसमें जो है लर्न नीड्स थ्योरी अधिगम आवश्यकता सिद्धांत में क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने नीड्स बताए हैं मैक्लीलैंड्स ने, तो नीड फॉर अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर, या कौन कौन से बताए हैं। तो ये हो गया आपका। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सेम चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ है, मैक्लीलैंड्स ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी, ये इंटरकनेक्टेड है। यानी अगर ये इंटरकनेक्टेड है यानी कि अचीवमेंट, ड्राइव टू सक्सीड, एफिलिएशन यानी डिज़ायर फॉर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एफिलिएशन का मतलब क्या होता है, हम किसी दूसरे से कितना हमारा मधुर संबंध है, कितने ज़्यादा हम सेटिस्फाई होते हैं उन संबंधों से। पावर क्या है, नीड टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरे के व्यवहार को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं शक्तियाँ, पावर, उसके लिए। ठीक है, आइडेंटिफाइड 3 मोटिवेटर्स, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब आगे देखिए क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग अ हाई एंड अचीवमेंट, यानी कौन कौन से फैक्टर जो है उपलब्धि अभिप्रेरक को प्रभावित करते हैं। तो जैसे लाइक्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यानी कि अगर कोई व्यक्ति समस्याओं के समाधान के लिए जिम्मेदारी लेना पसंद करता है तो ये फैक्टर बहुत प्रभावित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। सेट्स मॉडरेट अचीवमेंट गोल्स एंड टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क, यानी कि अपने गोल्स को क्या कर लेता है, सेट कर लेता है। डिज़ायर्स फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस, और हमेशा अपने परफॉर्मेंस या निष्पादन का फीडबैक चाहता हो। नेक्स्ट देखिए क्या है, फैक्टर्स रिफ्लेक्टिंग अ हाई एंड पावर, यानी कि जो पावर नीड्स है उसमें कौन कौन से फैक्टर रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे कंसंट्रेट्स ऑन ऑब्टेनिंग एंड एक्सरसाइजिंग पावर एंड अथॉरिटी। सेकंड है आपका कंसर्न विद इन्फ्लुएंसिंग अदर्स एंड विनिंग आर्ग्यूमेंट्स। और थर्ड है पावर कैन बी निगेटिव और पॉजिटिव। थर्ड जो है आपका फैक्टर्स रिफ्लेक्टिंग अ हाई एंड एफिलिएशन, यानी कि जो सहसंबंध है वो किससे, कौन कौन से कारक से रिफ्लेक्ट होता है। पहला डिज़ायर सोशल इंटरेक्शन, यानी सामाजिक जो इंटरेक्शन है हमारा वो। सेकंड है आपका कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप हैं उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। और सोशल रिलेशनशिप टेक प्रेसिडेंस ओवर टास्क अकॉम्प्लिशमेंट। ठीक है, यह है आपका जो मैक्लीलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स। अब नेक्स्ट थ्योरी की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर था आपका मैकग्रेगर्स एक्स तथा वाई सिद्धांत, यानी कि जो एक्स तथा वाई सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है, मैकग्रेगर्स के द्वारा दिया गया है। ये नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। अब ये क्या है, इस विचारधारा का प्रतिपादन अमेरिका के व्यवहारवादी प्रोफेसर डगलस मैकग्रेगर है ना ने किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मानवीय प्रकृति तथा व्यवहार के संबंध में 2 विरोधी अवधारणाओं को समझने के लिए थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का प्रयोग किया है। अब इन्होंने क्या कहा है, देखिए कि मैकग्रेगर के अनुसार प्रबंधकों का प्रत्येक निर्णय, यानी जो मैनेजर्स होते हैं उनका जो हर डिसीजन होता है या कार्य प्रत्यक्ष रूप से इस बात से प्रभावित होता है कि मनुष्य की प्रकृति तथा व्यवहार के बारे में उनकी अपनी मान्यताएं क्या हैं। यानी मैकग्रेगर ने जो है इन्हीं मान्यताओं को सिद्धांत एक्स तथा
वाई के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार जो एक्स विचारधारा है वो मैनेजमेंट के ट्रेडिशनल फिलॉसफी को बताती है और वाई विचारधारा जो है मॉडर्न फिलॉसफी को बताती है मैनेजमेंट के, ठीक है। तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो थ्योरीज़ है मैकग्रेगर्स की थ्योरी है और एक जेट थ्योरी आएगी, वो मैनेजमेंट में एमबीए वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए बाय नेम कि ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। तो देखिए थ्योरी एक्स क्या कहता है, एक औसत व्यक्ति आलसी एवं आराम पसंद होता है, एक व्यक्ति की कार्य के प्रति स्वाभाविक अरुचि होती है, मतलब जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं थ्योरी एक्स में है। देखिए आलसी, नो इंटरेस्ट ना होना किसी चीज़ में, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, महत्वाकांक्षी ना होना, संगठनों के उद्देश्यों के प्रति न्यूट्रल रहता है, अपनी सिक्योरिटी के प्रति सबसे अधिक महत्व देता है, यानी कामचोर कह लीजिए, डरपोक कह लीजिए, इसमें क्रिएटिविटी नहीं होती है, उसमें परिवर्तन का विरोध करने की, मतलब अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उसका विरोध करते रहता है वो, और उसमें उससे काम लेने के लिए प्रबंधक उस पर दबाव डालते हैं, भय दिखाते हैं, उसे निर्देशित करते हैं तथा कठोर नियंत्रण के तरीकों को अपनाते हैं। तो इसके अनुसार देखिए क्या है, ऐसे लोगों से कार्य करवाने तथा संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सारी जिम्मेदारी प्रबंधक को अपने पर लेनी चाहिए। ये आगे की बात है। इसका सार तत्व क्या है, देखिए यह निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, यानी ये पेसिमिस्टिक है, तथा श्रमिकों को एक कल्पुर्जा मात्र मानता है, इससे मानव मूल्यों का अभाव होता है, ठीक है, श्रमिकों का नियंत्रण व पर्यवेक्षण किया जाता है, अतः यह एक ऋणात्मक अभिप्रेरणा है, यानी कि नेगेटिव मोटिवेशन का काम करता है। अब देखिए थ्योरी वाई क्या कहती है, थ्योरी वाई कहती है कार्य करना उतना ही स्वाभाविक है जितना कि खेल का विश्राम अथवा भूख, यानी कि इस कार्य को सर्वोपरि मानता है, जैसे हम भूख को सर्वोपरि मानते हैं आराम को, वैसे ही उसे। औसत कर्मचारी मिलनसार तथा समझदार होते हैं, यानी देखिए ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, पॉजिटिव अप्रोच है, और इस पे सारी धनात्मक चीज़ों की बात की जा रही है, ठीक है। वे उत्तरदायित्व होते हैं, मतलब अपने कार्यों का उत्तरदायित्व लेने के लिए सक्षम होते हैं, चतुर होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, ठीक है, परंतु आधुनिक जीवन की व्यवस्थाओं के कारण इन क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। आगे देखिए क्या है, वे स्वनियंत्रण तथा स्वनिर्देशन द्वारा कार्य करना चाहते हैं, यानी सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ गाइडेड होना चाहते हैं, गाइडेंस होना चाहते हैं। वे चुनौतीपूर्ण कार्यों एवं परिवर्तन का स्वागत करते हैं, यानी वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना जानते हैं, यानी कि वाइज सिद्धांत क्या कहता है, यह प्रबंध की जिम्मेदारी है कि वह इस तरह से संगठन वातावरण का निर्माण करे ताकि लोग अपनी क्षमता व योग्यता का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें, ठीक है, तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के साथ साथ संगठन के लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में योगदान दे सकें। अतः यह एक देखिए क्या है, पॉजिटिव मोटिवेशन है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूँ क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव मोटिवेशन किस में रिफ्लेक्ट होता है, थ्योरी एक्स में या थ्योरी वाई में, तो यहाँ पर आंसर थ्योरी वाई में होगा। और पूछा गया नेगेटिव मोटिवेशन किस में रिफ्लेक्ट होता है, तो थ्योरी एक्स में होता है। आलोचनाएं क्या है, देखिए मैकग्रेगर ने ये जो सिद्धांत दिया है ये किसी एविडेंस पर आधारित नहीं, किसी रिसर्च पर आधारित नहीं, किसी शोध पर आधारित नहीं है, ये केवल कुछ मान्यताओं पर आधारित है, ठीक है। तो इसी वजह से कुछ आलोचकों ने इसे विचारधारा न मानकर केवल मानव स्वभाव को समझने की विचारधारा माना है इसे, ठीक है। इसमें क्या है, मैकग्रेगर ने शारीरिक श्रम करने वाले और मानसिक श्रम करने वाले लोगों के लिए बीच कोई अंतर नहीं किया है, जबकि सिद्धांत वाई प्रबुद्ध कर्मचारियों के लिए अधिक प्रासंगिक है। तो जैसा कि मैंने बताया, देखिए सिद्धांत वाई अच्छा है, सिद्धांत एक्स बुरा है, ये मान लेना बिना किसी प्रयोग के अच्छी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी है आपकी एल्डरफर्स ERG थ्योरी, इनका पूरा नाम क्लेटन एल्डरफर्स है, ठीक है। इनकी जो थ्योरी है ERG थ्योरी के नाम से जाना जाता है, और ERG का फुल फॉर्म जैसे कि मैंने बताया कि पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए जो एल्डरफर्स की जो थ्योरी है, एल्डरफर और आपका मैस्लो की थ्योरी, ये इन थ्योरी को एक ही कैटेगरी में रखा गया है, जिसे हम लोग नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहते हैं, और काफ़ी मिलती जुलती थ्योरी है। हम ये कह सकते हैं कि जो एल्डरफर्स हैं उन्होंने मैस्लो की थ्योरी को और अधिक जो है इम्प्रूव किया है, और अधिक उसमें विचारधाराएँ जोड़ी हैं। तो एल्डरफर्स की जो ERG थ्योरी है उसमें E का मतलब है एग्जिस्टेंस का मतलब फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड, यानी कि जब मनुष्य का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा तो वो मोटिवेट क्या होगा और काम ही क्या करेगा, उसका गोल ही क्या होगा। तो अगर हम बात करें मैस्लो के से कंपैरिजन करें तो ये मैस्लो की लोअर लेवल नीड्स से के जैसा है। लोअर लेवल नीड्स जो है आपकी जो
लोअर लेवल नीड है फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड, उसके बराबर है आपका एग्जिस्टेंस, एल्डरफर्स के एग्जिस्टेंस के बराबर है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो एग्जिस्टेंस है वो मैस्लो की किन लेवल्स को सेटिस्फाई करता है या किन लेवल के इक्वल है। तो ये है लोअर लेवल नीड्स, जो कि दो लेवल हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2, उसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद आता है रिलेटेडनेस। रिलेटेडनेस, आर का मतलब क्या है, रिलेटेडनेस। रिलेटेडनेस का मतलब क्या है, बिलोंगिंगनेस, सोशल और लव। ये आगे के 2 स्टेजेस यानी स्टेज नंबर 3 और 4 के इक्वल है मैस्लो की, ठीक है। और थर्ड है आपका लास्ट, ग्रोथ, स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी कि अगर हम एल्डरफर्स और मैस्लो की कंपैरिजन करें तो जो एल्डरफर्स का एग्जिस्टेंस है फर्स्ट, वो मैस्लो की लोअर लेवल नीड्स के LLN, लोअर लेवल नीड्स या निम्न आवश्यकताओं के स्टेज के बराबर है, जो कि स्टेज 1 और 2 है। उसके बाद रिलेटेडनेस जो है स्टेज 3 और 4 के बराबर है, यानी बिलोंगिंगनेस, सोशल और लव। और जो ग्रोथ है वो स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कह लीजिए हायर लेवल नीड को टच करता है, ठीक है। तो ये जो स्टीम है ये जो है 4th स्टेज को भी इसमें कंबाइन कर लिया गया है, यानी कि स्टीम जो है 4th स्टेज में भी मैस्लो की आता है। तो इसलिए 4 और 5 का मिक्सचर है आपका ग्रोथ, और 3 और 4 का मिक्सचर है आपका बिलोंगिंगनेस, सोशल और लव, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए, मैस्लो की थ्योरी को थोड़ा सा यहाँ पर आपका रिवाइज हो जाएगा। जैसे देखिए क्या है, लव एंड बिलोंगिंगनेस और स्टीम, यानी 3, 4 मिलके जो है एल्डरफर्स की सेकंड स्टेज बने, और 4 और 5th मिलके जो हैं वो एल्डरफर्स की लास्ट स्टेज बने हैं। तो यही यहाँ पर यही मैं समझाना चाह रहा था। देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो बिलोंगिंगनेस, सोशल और लव। तो इसमें क्या है, माफ़ कीजिएगा ज़रा, जो बिलोंगिंगनेस, सोशल और लव है ये केवल लेवल 3 को सेटिस्फाई करता है, और जो आपका ग्रोथ में जो स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो 4th एंड 5th स्टेज को जो है मैस्लो की सेटिस्फाई करता है। इसको करेक्शन कर लीजिएगा। रिलेटेडनेस जो है 3rd स्टेज को सेटिस्फाई करता है और या इक्वल है, और ग्रोथ जो है, ग्रोथ 4th और 5th के इक्वल है, यानी अपर लेवल की नीड्स जो है। अब देखिए इसमें आगे क्या इन्होंने बताया, अ फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रोसेस एग्जिस्ट, यानी कि फ्रस्ट्रेशन, कुंठा प्रतिगमन प्रोसेस एग्जिस्ट कब एग्जिस्ट होता है, जब इफ़ वन कॉन्टिन्यूली फेल्स टू सेटिस्फाई ग्रोथ नीड्स, रिलेटेडनेस नीड्स एंड रीमर्ज। यानी अगर आपको ग्रोथ नीड्स आपकी पूरी नहीं हो रही हैं, आपका रिलेटेडनेस नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। सेकेंड है आपका एफर्ट्स विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड सेटिस्फाइंग अ लोअर ऑर्डर नीड्स, और जो भी एफर्ट्स हैं आपके वो आपको लोअर लेवल नीड्स को ही सेटिस्फाई करने में खर्च हो जाएंगे या लगे रहेंगे। नेक्स्ट है आपका देखिए थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, एल्टन मेयो एंड द हॉथर्न इफेक्ट। यानी यहाँ पर केवल मैं यहाँ पर इसको डिस्कस करूँगा कि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है पेपर में कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशंस, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो एल्टन मेयो के द्वारा जो है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दी गई है। तो यहाँ पर केवल यही डिस्कस करूँगा। बाकी फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, रिकग्निशन, बिलोंगिंग एंड सिक्योरिटी आर मोर इम्पॉर्टेंट इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ देन सिंपली मनी एंड वर्किंग कंडीशन। यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रिकग्निशन इंपॉर्टेंट है, बिलोंगिंग और सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयज़ के लिए, मनी और वर्किंग कंडीशन, हाँ, इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ देन सिंपली मनी एंड वर्किंग कंडीशन, ठीक है। तो ये है आपका, इसमें हॉथर्न इफेक्ट भी है, ये आगे डिस्कस करेंगे, ये भी एक सिलेबस का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर डिस्कस करना उचित नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आगे अगर हम देखें, देखिए क्या है, जेड थ्योरी भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है, पढ़ना नहीं था। विलियम ऑचीज थ्योरी जेड ऑफ मोटिवेशन, यानी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थ्योरी जेड ऑफ मोटिवेशन किसके द्वारा दी गई है, तो ये विलियम ऑचीज के द्वारा दी गई है। इन्होंने क्या बताया, विलियम ऑची डेवलप थ्योरी जेड आफ्टर मेकिंग अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ Japanese and American management practice. Theory Z is an integrated model of motivation. यानी कि थ्योरी जेड क्या है, इंटीग्रेटेड मॉडल है मोटिवेशन का। और टाइप जेड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ 3 मेजर फीचर्स। देखिए जो जेड थ्योरी है इसके 3 मेजर फीचर्स हैं, ट्रस्ट, सब्टिलिटी एंड इंटीमेसी, ये 3 मेजर फीचर्स हैं, ये पूछा जा सकता है। तो देखिए अब हम कंटेंट थ्योरी की कंपैरिजन करें तो यहाँ पर कंटेंट थ्योरी देखिए मैस्लोस की यहाँ पर ये है कंटेंट थ्योरी, जो कि मैंने बता दिया, फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड्स जो है नीचे की 2 हैं और हायर ऑर्डर नीड्स जो है ऊपर की 3 हैं। इसी तरीके से हर्ट्जबर्ग में बात करें तो देखिए अभी जो मैंने डिस्कस किया कंपेरिजन की, तो ये है हाइजीन कंडीशन हर्ट्जबर्ग के लिए ये है, ठीक है, यही एग्जिस्टेंस है
एल्डरफर के लिए और मैक्लीलैंड का ये है। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर केवल मैंने फिगर डाल दिया है, इसको मतलब अपनी डिटेल एनालिसिस इसमें कर लीजिएगा, फिर जो कन्फ्यूज़न हो मुझसे पूछ लीजिएगा। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट थ्योरी, प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस क्या है। प्रोसेस थ्योरी होती क्या है, देखिए कंटेंट थ्योरी फोकस प्राइमरीली ऑन द नीड्स एंड इंसेंटिव दैट कॉजेज बिहेवियर। यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि जो कंटेंट थ्योरी है ये केवल व्हाट यानी कि क्या मोटिवेट करता है उसको डिफाइन करता है, लेकिन जो आपका प्रोसेस थ्योरी है हाउ कैसे मोटिवेट होते हैं इसको डिस्कस करता है। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, इसको यहाँ पर दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। बस ये पूछा जा सकता है कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसके द्वारा दिया गया है, तो हम कहेंगे व्रूम्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या है, द परसेप्शन दैट फर्स्ट लेवल आउटकम्स आर टाइड टू सेकेंड लेवल आउटकम्स, रिवार्ड्स और पनिशमेंट। यानी कि जब फर्स्ट लेवल जो है सेकेंड लेवल के साथ टाइड हो जाता है। तो इंस्ट्रूमेंटेलिटी देखिए ये वर्ड वहाँ से लिया गया है, आपने पढ़ा होगा पैवलोव की थ्योरी पढ़ी होगी कंडीशनिंग की, और वहीं से ये आया है इंस्ट्रूमेंटेलिटी वर्ड। ठीक है, अब वैलेंस एंड इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर आउटकम्स, और थर्ड है एक्सपेक्टेंसी क्या है देखिए, बिलीव दैट अ पर्टिकुलर बिहेवियर विल बी फॉलोड बाय अ पर्टिकुलर आउटकम। यानी एक पर्टिकुलर बिहेवियर पर्टिकुलर आउटकम के द्वारा ही फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये है व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अब इक्विटी थ्योरी देखिए किसने दी है, एडम्स ने दी है। इक्विटी थ्योरी में क्या है, इंसान जो है अपने सक्सेस और फेल्योर को बैलेंस करना चाहता है, इनपुट और आउटपुट को बैलेंस करना चाहता है, आउटकम्स को बैलेंस करना चाहता है। तो देखिए क्या है लिखा भी है, इक्विटी थ्योरम्स या थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स इंगेज इन सोशल कंपैरिजन बाय कंपेयरिंग देयर एफर्ट्स एंड रिवार्ड्स विद दोज ऑफ रिलेवेंट अदर्स। ठीक है, यानी कि इक्विटी थ्योरी क्या कहता है, अ थ्योरी दैट इंडिविजुअल कंपासेस देयर जॉब इनपुट एंड आउटकम्स विद दोज ऑफ अदर्स एंड देन रिस्पॉन्ड टू एलिमिनेट एनी इनइक्वालिटीज़। यानी कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना और उसके हिसाब से बैलेंस करना ही इक्विटी थ्योरी के अंतर्गत आता है। एडम्स ने इसको दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इक्विटी थ्योरी, तो ये देखिए लिखा भी है, वंस परसेप्शन ऑफ बीइंग ट्रीटेड फेयरली इन सोशल एक्सचेंजेस कैन इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। यानी इक्विटी एग्जिस्ट व्हेन वन परसीव्स दैट द रेशियो ऑफ देयर इनपुट्स एफर्ट्स टू देयर आउटकम्स रिवार्ड्स इक्वल द रेशियो ऑफ देयर अदर एम्प्लॉयज़। ठीक है, इक्विटी थ्योरम में जो टर्म है पर्सन यानी कोई भी इंसान, कंपैरिजन टू अदर यानी एनी ग्रुप और पर्सन्स यूज्ड एज अ रेफरेंट बाय पर्सन्स। कंपेयरिंग किससे करेंगे, अपने साथ के एम्प्लॉय से करेंगे, अपने कॉम्पिटिटर से करेंगे। इनपुट्स यानी कि जो इनपुट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रॉट बाय पर्सन टू द जॉब। आउटकम्स क्या है, व्हाट पर्सन रिसीव्ड फ्रॉम द जॉब, यानी कि पर्सन को जॉब से क्या मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करें व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। मैं बता ही चुका हूँ फर्स्ट लेवल आउटकम सेकंड लेवल आउटकम्स क्या है, इसको देख लीजिएगा। और ये इसका एक फ्लो चार्ट टाइप का है, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आगे अगर हम बात करें तो देखिए एक उसमें थ्योरी थी आपकी टेलर्स थ्योरी। तो देखिए फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर्स की जो थ्योरी है ये पूछा जा सकता है, ये भी साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है लेकिन थ्योरी मोटिवेशन थ्योरी है, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। इनकी जो थ्योरी है इसे साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी कही जाती है। ठीक है, वर्कर्स नीडेड टू बी मोटिवेटेड बाय मैनेजमेंट, यानी ये कहते हैं कि वर्कर्स मैनेजमेंट के द्वारा ही मोटिवेट होते हैं। तो फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने जो है इसको दिया था। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ऑल टेस्ट टास्क शुड बी स्टडीड साइंटिफिकली यूजिंग अ स्टडी ऑफ टाइम एंड मोशन। द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ कैरिंग आउट अ टास्क विल हेंस बी आइडेंटिफाइड। यानी कि यहाँ पर सिंपल सा केवल ये पूछा जा सकता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसके द्वारा दी गई है, तो फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर द्वारा दी गई है। आगे अगर हम बात करें गोल सेटिंग, तो गोल सेटिंग में मैंने आपको बताया था, गोल सेटिंग थ्योरी मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में ही। ये किसके द्वारा दिया गया है, लॉकीज के द्वारा दिया गया है। तो लास्ट क्लास आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा गोल सेटिंग थ्योरी क्या है। अब हम मोटिवेशनल थ्योरीज को अगर हम रिव्यू करेंगे तो देखिए कंटेंट थ्योरी क्या है, इंडिविजुअल ओरिएंटेड है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है एम्फेसाइजेज इंडिविजुअल जॉब्स एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस इन नीड्स, परसेप्शन एंड बिलीव्स। इक्विटी थ्योरी जैसा कि मैंने बताया बैलेंसिंग का काम करती है, यानी कि एड्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड्स टुवर्ड्स इनपुट एंड आउटपुट्स एंड रिवार्ड प्रैक्टिसेस। यानी कि जो 5 रुपये अगर आप लगा रहे हैं तो आउटपुट भी 5 रुपये मिल रहा है या उससे ज़्यादा मिल रहा या फिर उससे कम मिल रहा है, डिसबैलेंसिंग नहीं होनी चाहिए। गोल सेटिंग थ्योरी भी मैंने डिस्कस कर लिया, एम्फेसाइजेज द कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड द रोल ऑफ इंटेंशनल बिहेवियर इन मोटिवेशन। ठीक है,
अब रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जैसा कि प्रोसेस थ्योरी में था, तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी जो है स्किनर की शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट और रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर अभी डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, केवल ये फिगर देख लीजिएगा, अगर आपको ना समझ में आए तो मुझसे एक बार पूछ लीजिएगा। आगे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को कंपैरेटिवली यहाँ पर डाल दिया है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको देख लीजिएगा अच्छे से कि रिसर्चर्स कौन से हैं। एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी जैसे कर्ट लेविन, जॉन एटकिंसन, एट्रीब्यूशन थ्योरी, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, गोल थ्योरी, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ यहाँ पर जो है दे रखी हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो ना समझ आए मुझे आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी तरीके से, देखिए कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर है मैस्लो, ईआरजी, हर्ट्ज़बर्ग, मैक्लेलैंड की, इसको भी देख लीजिएगा, जो ना समझ में आए मुझसे पूछ लीजिएगा। तो जैसा कि शुरुआत में ही मैंने बताया था, जितनी भी थ्योरीज़ हैं अगर हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ने लगें तो ये समझ लीजिए कम से कम 8 से 10 क्लासें या 15 से 20 क्लासें भी इसमें लग जाती है इसको ख़त्म करने में। लेकिन जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया था, जो क्वेश्चंस हैं इसमें केवल अपर सरफेस का पूछा जाता है कि पर्टिकुलर थ्योरी किसके द्वारा दी गई, या पर्टिकुलर थ्योरी में जो टर्म्स हैं उसका फुल फॉर्म क्या है, यही पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने उसको डिटेल में नहीं, संक्षेप में डिस्कस किया है। फिर भी आप लोग चाहते हैं कोई पर्टिकुलर थ्योरी डिटेल में समझना है तो मुझे कमेंट के द्वारा बोल दीजिएगा, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। कोई भी टर्म, कोई भी टॉपिक या कोई भी टर्म पर्टिकुलर चीज़ नहीं समझ में आए तो भी आप पूछ सकते हैं। और यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, पीजीसी साइकोलॉजी, साथ ही साथ किसी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, चाहे वो जॉब हो चाहे पीएचडी नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।